आयन को लिखा। सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोग चल रहे थे पराग कोश के बारे में, अर्थात पुष्पी पादपों के अंदर या पुष्प के अंदर नर जनन भाग जो होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो पराग कोश के अंदर सबसे पहले हमने देखी थी इसकी त्रिविमीय काट। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, सबसे पहला है त्रिविमीय काट। त्रिविमीय काट के बाद में दूसरा आता है इसकी अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। और तीसरा हमने पढ़ा था, देखो त्रिविमीय काट में क्या देखा था कि एक द्विपालित परागकोश के अंदर, द्विपालित परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियों के बारे में देखा था। अनुप्रस्थ काट जो थी, अनुप्रस्थ काट में इन 4 लघु बीजाणु धानियों की स्थिति देखी थी। इनके बाहर का क्या देखा था हमने, भित्ति स्तर देखा था। फिर हमने क्या किया था कि तीसरा पॉइंट कि केवल एक लघु बीजाणु धानी की संरचना देखी थी। एक लघु बीजाणु धानी के बारे में इसकी संरचना हमने यहां देखी थी। कल हमने 3 पॉइंट किए थे। लघु बीजाणु दानी जो थी, लघु बीजाणु दानी में हमने क्या देखा था इसकी संरचना में कि बाहर की ओर क्या होते हैं, भित्ति स्तर होते हैं, और भीतर की ओर क्या होंगे, लघु बीजाणु जनन ऊतक होते हैं। लघु बीजाणु जनन ऊतक होते हैं कहां, भीतर की ओर। भित्ति स्तर जो थे, भित्ति स्तरों में सबसे बाहर की ओर कौन सा आवरण था, क्यूटिकल। दूसरे नंबर पे कौन सा था, एंडोथीसियम। तीसरे नंबर पे था मिडिल लेयर, और चौथे नंबर पर था टेपिटम। ये स्तर थे। और क्यूटिकल पतला स्तर होता है, सबसे बाहर का स्तर था। एंडोथीसियम एक स्तरीय मोटा स्तर होता है, अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती हैं। मिडिल लेयर 1 से 3 स्तर का था, और टेपिटम सबसे अंदर वाला पतला स्तर था। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, अब लघु बीजाणु जनन ऊतकों में बताया था कि लघु बीजाणु जनन ऊतकों में से कुछ कोशिकाएं खाद्य पदार्थों का संचय करके किसमें बदल जाती हैं, मात्र कोशिकाओं में, अर्थात विभाजन के लिए क्या होंगी, वो तैयार होंगी। और इन मात्र कोशिकाओं में मियोसिस के द्वारा, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनसे किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु कैसे होंगे, अगुणित होंगे, और लघु बीजाणुओं से ही आगे चल के ये लघु बीजाणु किसमें बदल जाएंगे, पराग कण के रूप में बदल जाएंगे। ठीक है, कल हमने यहां तक पढ़ा था इसके बारे में। अब यहीं से हम लोग चालू कर रहे हैं, चौथा पॉइंट हम लेके चल रहे हैं इसमें कि ये तो हमें पता है कि लघु बीजाणु दानी क्या होती है, कहाँ पे मिलती है। ठीक है, संरचना हमने इसकी पढ़ी ली। अब हम लोग देख रहे हैं कि लघु बीजाणु दानी का निर्माण कैसे होता है। लघु बीजाणु दानी की संरचना ये हमने पढ़ ली। चौथा पॉइंट है हमारा लघु बीजाणु दानी का निर्माण। ठीक है, अब देखो लघु बीजाणु दानी का निर्माण कैसे है कि किसी भी चीज को हम देखें तो हर चीज का क्या होता है, कहीं ना कहीं से निर्माण होता है। चाहे हम जिस मकान में रह रहे हो, उस मकान को देखो कि उसका भी कभी ना कभी क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। हमारे शरीर का भी क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। कोई भी चीज होगी जो हम देखेंगे ना, उसका कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से निर्माण होता है। तो ऐसे ही लघु बीजाणु दानी का निर्माण कैसे होता है, ये हमें देखना है। अब सुनो कि जब भी किशोर अवस्था आती है, पुष्प के अंदर या पादप के अंदर किशोरावस्था आती है, और किशोरावस्था के बाद में इसमें जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है। जनन प्रावस्था, जनन प्रावस्था जब प्रारंभ होगी तो इसी समय क्या होता है, पुष्प जो होता है वो कलिका अवस्था में होता है। ये आपको पहले ही बताया था, जब पुष्प बाह्य दलों से ढका हुआ हो, एक हरी सी, जब पुष्प खिलते हैं ना, तो खिलने से पहले वो छोटे छोटे से अंडाकार
हरी हरी संरचना के रूप में होते हैं। तो वही उसकी क्या होती है, कलिका अवस्था, अर्थात बाह्य तलों से वो ढके हुए रहते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, पराग कोश या पतंतु का निर्माण होता है। अब सबसे बाहर की ओर क्या होती है, क्यूटिकल का आवरण होता है, क्यूटिकल उपत्वचा पाई जाती है। और इस क्यूटिकल के अंदर यदि आपने लास्ट ईयर पादप की संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में, या पादपों की जड़, तना, पत्ती, पुष्प या जड़, तना, पत्ती की काट यदि आपने पढ़ी होगी तो आपको आसानी से यहाँ समझ में भी आ जाएंगे कि सबसे बाहर क्या होता है, क्यूटिकल होता है। और ये प्रैक्टिकली वर्क ज़्यादा हैं। प्रैक्टिकल में भी जड़, तना, पत्ती जो होते हैं ना, इनके हम सेक्शन काट के और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहाँ सारी कोशिकाओं की संरचना हमें क्लियर हो जाती है। तो क्यूटिकल लेयर जो होता है, इस क्यूटिकल लेयर के नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे मान चलना हम सबसे बाहर का स्तर इसमें लेके चल रहे हैं कि ये क्यूटिकल लेयर हो गया, क्यूटिकल की कोशिकाएं हो गई, या क्यूटिकल लेयर हुआ। क्यूटिकल लेयर के नीचे की जो कोशिकाएं होंगी, ये कोशिकाएं कहलाती हैं हाइपोडर्मिस सेल कहलाती हैं, हाइपोडर्मिस सेल कहलाएंगी, या इनको हाइपोडर्मल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात क्यूटिकल के नीचे का जो लेयर होता है ना, उस लेयर की कोशिकाएं हाइपोडर्मल सेल कहलाती हैं और उस लेयर को हाइपोडर्मिस लेयर के नाम से जानते हैं। तीसरा कि इस स्तर के हाइपोडर्मिस लेयर जो होता है, अब ये हाइपोडर्मिस लेयर जो है ना, इसकी अंदर से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं। और आकार में वृद्धि करने पे, अब आकार में वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है, इनका केंद्रक भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बड़े केंद्रक वाली स्पष्ट कोशिकाएं हो जाती हैं, इनको हम आर्कीस्पोरियल सेल के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इनको बोलते हैं प्रपशु कोशिकाएं। ठीक है, क्यूटिकल देखो, जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, अर्थात किशोर अवस्था से जब जनन अवस्था आती है ना, उस समय क्या होता है, क्यूटिकल लेयर जो होता है सबसे बाहर की ओर, उसके नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी, हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं। ठीक, इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं अपने केंद्रक के आकार में वृद्धि करती हैं, बड़े केंद्रक वाली हो जाती हैं, जीव द्रव्य क्या होगा, इनका सघन हो जाता है। तो ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल या प्रपशु कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। जैसे ये कोशिका है और ये इसका क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक, अब इन कोशिकाओं में क्या होता है, एक परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन, परिणत मतलब परिधि की तरफ विभाजन होता है। अब परिणत विभाजन होने से, जैसे ये इधर बता रहे हैं, ये कोशिका और इसमें क्या हुआ, एक परिणत विभाजन हुआ इस प्रकार से, मतलब परिधि की तरफ विभाजन हुआ। तो परिणत विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कौन कौन सी, एक तो ये बाहर वाली, ये कोशिका बन गई बाहर वाली, और एक कहाँ होगी, भीतर वाली कोशिका। एक बाहर की ओर बनी है और एक अंदर की ओर बनी है। तो बाहर वाली जो कोशिका होती है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल के नाम से जानते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल। और भीतर वाली जो होती है, भीतर वाली, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी इनिशियल सेल। प्राइमरी इनिशियल सेल, या फिर इसका एक नाम और होता है प्राइमरी स्पोरो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक, फिर से सुन लेना कि जब भी पुष्प कलिका अवस्था में होता है, अर्थात किशोर अवस्था से जनन प्रावस्था में प्रवेश करेगा, तो उस समय क्या होता है, कलिका अवस्था में ही क्यूटिकल लेयर जो होती है, पराग कोशों की क्यूटिकल लेयर जो होती है, उसके नीचे का जो लेयर होता है, जिसको हम हाइपोडर्मिस लेयर के नाम से जानते हैं, इस हाइपोडर्मिस लेयर की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, वो अपने सघन जीव द्रव्य और बड़े केंद्रक के कारण अन्य कोशिकाओं से अलग दिखाई देंगी। जैसे मान के चलना, इस लेयर के अंदर 100 कोशिकाएं
अब 100 में से 10 कोशिकाएं ऐसी हो गई जिनका केंद्रक बड़ा हो गया और जीव द्रव्य कैसा हो गया, सघन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये कोशिकाएं क्या होंगी, अलग दिखाई देंगी। अब इन कोशिकाओं को हम आर्कीस्पोरियल सेल के नाम से या प्रेपशु कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और इन प्रेपशु कोशिकाओं में क्या होता है, एक परिणत विभाजन होता है। परिणत मतलब परिधि की ओर विभाजन होगा, और परिधि की ओर ये कोशिका, ठीक है, इसमें परिधि की ओर ये विभाजन हुआ है। तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई। बाहर की ओर कौन सी, ये पेराइटल कोशिका या पेराइटल सेल, और भीतर की ओर की जो कोशिका होती है इसको प्राइमरी इनिशियल सेल या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, यहां तक शायद सबके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में क्या है कि प्राइमरी, अब देखो ये प्राइमरी पेराइटल सेल है, इसको रेड मार्कर से लिखें। ये वाली प्राइमरी पेराइटल सेल जो होती है ना, इसमें क्या होते हैं, कई सारे अपनत विभाजन होते हैं, परिणत अपनत विभाजन होंगे। तो कई सारे विभाजनों के फलस्वरूप इसमें 3 प्रकार के स्तरों का निर्माण हो जाता है। 3 प्रकार के स्तर इसमें बन जाएंगे। सबसे बाहर की ओर स्तर जो बनता है वो होता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे का या मध्य का जो स्तर होता है इसको हम मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। और सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है इसको टेपिटम स्तर के नाम से जानेंगे। 3 स्तर हो गए, कौन कौन से। पेराइटल सेल जो होती हैं वो विभाजित होकर 3 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो 3 प्रकार के क्या बनाते हैं, स्तर बनाते हैं। सबसे बाहर की ओर एंडोथीसियम, बीच में क्या बनता है, मिडिल लेयर, और अंदर की ओर, सबसे अंदर की ओर का स्तर जो होगा उसको टेपिटम स्तर के नाम से जानते हैं। अब रह कौन गई, ये बीच वाली कोशिका रह गई, ये वाली, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं किसी किसी बुक के अंदर यहाँ आपको प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल भी लिखा हुआ मिलेगा किसी किसी बुक के अंदर, तो ये एक ही है दोनों। ठीक, तो प्राइमरी इनिशियल सेल या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल, ये अंदर वाली जो कोशिका होती है इसमें कई सारे क्या होंगे, समसूत्री विभाजन होते हैं। इसके अंदर कई सारे समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस होता है, और माइटोसिस के दौरान इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होगा, अर्थात लघु बीजाणु जनन ऊतकों का निर्माण होता है। सुनो कि प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल जो होगी, ये जो एक सिंगल कोशिका है हमारे पास में, इस कोशिका में क्या होते हैं, कई सारे समसूत्री विभाजन होंगे, और इन समसूत्री विभाजनों के दौरान क्या होता है, अब एक कोशिका है, एक से कई सारी कोशिकाएं बनती हैं, कई सारी, और ये कोशिकाएं एक समूह के रूप में होती हैं, और इसको बोलते हैं हम लघु बीजाणु जनन ऊतक के नाम से जानते हैं। लघु बीजाणु जनन ऊतक इस नाम से जानते हैं, अर्थात माइक्रोस्पोरोजिनस सेल के टिश्यू के नाम से इसको जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, लघु बीजाणु जनन ऊतक जो होते हैं इसमें से कुछ कोशिकाएं अपने आकार में क्या करेंगी, वृद्धि करेंगी, और इन कोशिकाओं को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है, लघु बीजाणु जनन ऊतक जो होता है, इसमें से कुछ कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयार होंगी, और जब विभाजन के लिए तैयार होंगी तो इनमें क्या होगा, आवश्यक पदार्थों का संचय होगा, और संचय होगा तो इनके आकार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी,
और ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन के लिए तैयार होंगी, उन कोशिकाओं को हम मदर सेल के नाम से जानते हैं। और मदर सेल किसके फेवर में है? माइक्रोस्पोर के, अर्थात लघु बीजाणुओं का निर्माण कर रही हैं, इसलिए इन कोशिकाओं को माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, इसमें मियोसिस के द्वारा अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्रण के द्वारा किसका निर्माण होगा? माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। और लघु बीजाणु जो होते हैं वो सूत्र गुणता यदि देखें तो मदर सेल के कैसे होंगे? वो अगुणित होते हैं, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन से बनी हुई कोशिका कैसी होगी? अगुणित कोशिका होगी। और लघु बीजाणु जो होते हैं इनको पादपों में नर युग्मक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब सुनो, ये इस प्रकार की क्या होता है इनका निर्माण, फिर से सुन लेना कि जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो कलिका अवस्था में होने पे सबसे पहले क्यूटिकल लेयर जो होती है, क्यूटिकल लेयर, इसके नीचे का जो स्तर होगा जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हाइपोडर्मिस लेयर के नाम से। और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो हाइपोडर्मल सेल कहलाती हैं। इन कोशिकाओं में क्या होगा? इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं अपने आकार में क्या करेंगी? परिवर्तन करेंगी। और इन कोशिकाओं को हम आर्कीस्पोरियल सेल के नाम से जानते हैं, या हिंदी में बोलते हैं इनको प्रेपशु कोशिकाओं के नाम से। और इनमें क्या होगा? एक परिणत विभाजन, मतलब परिधि की ओर होने वाला विभाजन। परिणत विभाजन होने से दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई, एक तो प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी होती है प्राइमरी इनिशियल सेल। और प्राइमरी पेराइटल सेल, या इनको बोलते हैं हिंदी में हम प्राथमिक, इनको प्राथमिक भित्तिजन कोशिका। प्राइमरी पेराइटल सेल जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक भित्तिजन कोशिका के नाम से जानते हैं। और पेराइटल सेल जो होती है इससे तीन प्रकार के स्तरों का निर्माण होगा। कौन कौन से? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम का निर्माण होगा। ये तो क्या बना रही हैं? भित्ति बना रही हैं। एंडोथीसियम के बारे में कल बताया था आपको। एंडोथीसियम जो होता है वो भित्ति स्तर में बाहर का स्तर होगा, एक स्तरीय और मोटा स्तर होता है ये। इसकी कोशिकाओं की आंतरिक सतह पे अल्फा सेलुलोज की पट्टियां मिलेंगी और इसी के कारण ये कैसा होगा? आर्द्रता ग्राही होगा। और आर्द्रता ग्राही होने के कारण ये स्तर कैसा होगा? मोटा होगा, क्योंकि जल को क्या करेगा? ये अवशोषित करेगा। दूसरा, मिडिल लेयर जो होता है वो 1 से 3 स्तर का होता है, 1 से 3 स्तरीय। और मिडिल लेयर का काम होता है लघु बीजाणुओं को पोषण देना। ऐसे ही टेपिटम बताया था, सबसे अंदर वाला स्तर होता है और ये कितने स्तरीय होगा? केवल 1 स्तरीय, पतला स्तर होता है। इसका काम होता है लघु बीजाणुओं को पोषण देने का काम होता है। और दो तरह से पोषण देता है, एक तो स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम के रूप में और एक पैराप्लाज्मोडियम या अमीवीय रूप में पोषण देगा ये। अब दूसरी अंदर वाली जो कोशिका होती है, अंदर वाली कोशिका भी क्या करेगी? विभाजन करेगी। अब बाहर वाली कोशिका जो पेराइटल सेल है, पेराइटल सेल ने जैसे परागकोश है, ये परागकोश, इसकी किसका निर्माण कर दिया? भित्ति का निर्माण कर दिया। भित्ति का निर्माण तो पेराइटल सेल कर रही हैं, लेकिन भीतर जो लघु बीजाणु बनेंगे उन लघु बीजाणुओं का निर्माण किससे होगा? प्राइमरी इनिशियल सेल्स या प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल से होता है। और ये बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करेंगी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू का निर्माण करेंगी, लघु बीजाणु जनन ऊतकों का निर्माण करेंगी। और यहाँ से आपने कल पढ़ ही लिया था कि लघु बीजाणु जनन ऊतक जो होते हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं खाद्य पदार्थों का संचय करके या आवश्यक पदार्थों का संचय करके मदर सेल के रूप में बदल जाती हैं, जिनमें मियोसिस के दौरान किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये आपके एक बार क्या नाम है, आप लोग इस परफॉर्मा को उतार लेना,
क्योंकि ये आपको नोट्स में या पीडीएफ में नहीं मिलेगा, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लेना फटाफट जितना जल्दी हो सके। ये तीनों एक ही नाम है, ये तीनों। इसको नोट कर लेना फटाफट। लिख लिया होगा ये। देखो आगे कि जब हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में तो कहीं ना कहीं पे आपको क्यूटिकल या इसकी जगह पे एपिडर्मिस शब्द मिल जाए ना, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि एपिडर्मिस और क्यूटिकल जो होती है वो जंतु हो या पादप हो, सबके बाहर की त्वचा होती है, और हमें मतलब किससे है, नीचे वाली त्वचा से। बस ये तो सब में जंतु और पादप दोनों में क्या होंगी, कॉमन होंगी ये। अब सुनो आगे, ये तो हो गया इसका निर्माण कि लघु बीजाणु दानी का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद में अगला आता है लघु बीजाणु जनन। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया जो होती है वो कैसे होती है। देखो त्रिविमीय काट बाहर से देखे हमने ये, फिर अनुप्रस्थ काट देखी, उसके बाद में एक लघु बीजाणु दानी की संरचना देखी, इनका हमने निर्माण देख लिया कि ये बनी कैसी थी, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। अब आता है कि बाहर की भित्ति से हमें कोई मतलब नहीं। देखो कल भी आपके लिए ये बताया था, हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, और लैंगिक जनन में भी किसके बारे में, लैंगिक जनन में हमें सबसे पहले नर युग्मक और मादा युग्मक के बारे में पढ़ना है कि इनका निर्माण कहाँ होता है, कैसे कैसे इनका निर्माण होता है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो लघु बीजाणु, ये तो सबसे बाहर की बात है। पूरी पिछले चैप्टर के अंदर भी जब आपको बताया था तो वहां भी आपसे बोला था कि हम लोग सारे पदों को, सारे स्टेप को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर, पादपों के संदर्भ में, और जंतुओं के या मानव के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर। तो हमने ये सबसे पहले देखा था, सबसे पहले हम लोग नर युग्मक के निर्माण के बारे में देख रहे हैं कि पादपों में नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि है कहाँ पे, पादपों में नर युग्मक कहाँ पे बनते हैं। सबसे पहले तो उसकी संरचना के बारे में देखेंगे, फिर नर युग्मकों का निर्माण उसके अंदर कैसे कैसे होता है वो हमें देखना है यहाँ। तो लघु बीजाणु जनन, अब ये शब्द है हमारे पास में। तो लघु बीजाणु जनन कहते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से किसका निर्माण होना, लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया जो होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। और ये क्रिया कहां पे संपन्न होती है, लघु बीजाणु धानी के अंदर संपन्न होती है। लघु बीजाणु धानी, या इसको परागधानी या परागपुट या माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु धानी या माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानेंगे। अब इसके बाद में अब सुनो क्या होता है कि हमें पता है कि एक द्विपालित परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां हैं। अब भित्ति जो है ना, बाहर वाली भित्ति का कार्य हमें मालूम चल गया कि भित्तियों का क्या कार्य है। अब हमें तो भीतर के देखने हैं, भीतर के जो ऊतक हैं, इन ऊतकों को हम क्या बोलते हैं, अभी ये विभाजन नहीं हुआ है इनके अंदर, और ये ऊतक सारे के सारे क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, लघु बीजाणु जनन ऊतकों से होता है। तो लघु बीजाणु जनन ऊतक जो होते हैं, इनमें से बार बार बताया था आपको, कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि करके या खाद्य पदार्थों का संचय करके वो किसमें बदल जाती हैं, मात्र कोशिकाओं में बदल जाएंगी। और लघु बीजाणु जनन ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं ये भी द्विगुणित होंगी, और मदर सेल भी क्या होंगी, द्विगुणित होंगी। इनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ठीक है, प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में जब लघु बीजाणु, जैसे एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ये, इससे क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान किसका निर्माण होगा, 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा, 2 अगुणित कोशिकाओं का। और 2 अगुणित कोशिकाएं फिर ये सेकंड मियोसिस के दौरान, मियोसिस सेकंड के दौरान 2 से कितनी बन जाएंगी, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 कोशिकाएं। ठीक है, तो एक मदर सेल से 4 अगुणित कोशिकाओं का या 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। प्रारंभ में क्या होता है, ये चारों लघु बीजाणु कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, जुड़ी हुई रहेंगी, चारों की चारों कोशिकाएं जो होती हैं। और जोड़ने वाला जो पदार्थ होता है ना, ये पदार्थ होता है कैलोज नाम का, कैलोज नाम की एक शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ होता है। कैलोज शर्करा के द्वारा ये चारों की चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो प्रारंभ में आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जुड़े हुए रहेंगे। 4 की जो अवस्था होती है, 4 कोशिकाएं जब आपस में जुड़ी हुई हो, और इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं टेट्राड के नाम से, टेट्राड। तो प्रारंभ में क्या होता है कि लघु बीज मात्र कोशिका से जब लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है तो ये लघु बीजाणु किस फॉर्म में होंगे, टेट्राड फॉर्म में पाए जाएंगे। अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्क, चतुष्क रूप में पाए जाएंगे, टेट्राड फॉर्म के रूप में पाए जाएंगे। और
धीरे धीरे देखो कैलोज क्या होती है, शर्करा होती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का काम या शर्करा का काम क्या होता है, पोषण देने का काम होता है। ठीक है, तो ये कैलोज जो होती है ना, धीरे धीरे इनको क्या देगी, लघु बीजाणुओं को पोषण देगी। ध्यान से सुनना, जैसे ही ये कैलोज खत्म हो जाएगी, ये कैलोज खत्म हो जाती है, तुरंत ही ये क्या हो जाते हैं, सारे के सारे अलग हो जाते हैं, चारों की चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे, अलग। जब ये आपस में जुड़े हुए थे, तब ये क्या थे, लगभग आयताकार स्थिति में थे। जब ये जुड़े हुए थे तब ये आयताकार या चौकोर स्थिति में थे, लेकिन जैसे ही ये पृथक होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, अर्थात कैलोज जब समाप्त हो जाती है, कैलोज समाप्त होने पे ये चतुष्क या टेट्राड जो होगा उसमें क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग क्रिया हो जाएगी, ये टूट जाएंगे, और टूटने पे क्या होगा, चारों की चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो जाएंगे, और ये चौकोर या आयताकार अवस्था से कैसे रूप में आ जाते हैं, लगभग गोल रूप में आ जाते हैं। अब इनको हम क्या बोलते हैं, पराग कण के नाम से जानते हैं, पराग कण। तो ये अंतर होता है लघु बीजाणु में और पराग कण में, ये अंतर होता है कि पराग कण तो कैसे होते हैं, गोल रूप में होंगे, लगभग गोल रूप में होंगे, जबकि लघु बीजाणु कैसे होते हैं, वो गोल प्रॉपर गोल नहीं होते हैं, वो लगभग आयताकार स्थिति में होते हैं दोनों एक ही है, बस इनका थोड़ा सा रूप बदलता है, नहीं तो इनकी सूत्र गुणता और सारी चीज, इनका कार्य जो भी है वो सेम होता है। इसलिए चाहे तो पादपों में नर युग्मक को परागकण नाम दो या उनको लघु बीजाणु नाम दो, एक ही बात है ये दोनों। ठीक है, तो ये क्रिया जो होती है ना, वो क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन की क्रिया कहलाती है। अब सुनो, इसके बाद में पादप जो हैं, लास्ट ईयर अगर आपने पढ़े होंगे सेकेंड यूनिट के अंदर, लास्ट ईयर 11th क्लास में यदि सेकेंड यूनिट आपने पढ़ी हो तो उस सेकेंड यूनिट में आपने ये पढ़ा होगा, पादप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकॉट। ठीक है, अर्थात एक बीजपत्री और दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री। बहुत सिंपल है ये। कई बार क्या होता है, नाम हम सुन लेते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, कई बच्चों को ये पता नहीं होता है एक बीजपत्री मोनोकॉट कौन से होंगे और डाइकॉट कौन से होंगे, ये इनको नहीं पता होता है। तो आप सीधा सा सिंपल सा ध्यान रखना, किसी भी बीज को लेके देखना, कोई भी बीज आप लेके चलो, चाहे वो गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो, चना हो, कोई भी दाल हो, मटर हो, किसी भी बीज को आप लेके चलना। उस बीज को यदि दो समान भागों में विभक्त कर सकें तब तो वो बीज कौन से होंगे, द्विबीजपत्री होंगे। जैसे कि दाल होती हैं, जैसे चना की दाल हुई, चना हुआ, चना को जब भी हम चना के ऊपर से जो ब्राउन कलर का कोट होता है, आवरण होता है, उसको हटाएंगे तो चना की दाल के रूप में आपको दो दाने, पीले पीले से आपको दो दाने मिलेंगे, और दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मटर के दाने में देखना, मटर के दाने के ऊपर जो पतला सा आवरण होता है उसको यदि हटा दें तो इसमें बीच में दो पत्रक होते हैं, दो समान इसके भाग हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे बीज जिनके दो समान भाग हमें प्राप्त हो जाएं वो सभी कैसे होते हैं, डाइकॉट। और यदि दो समान भाग प्राप्त नहीं हो, जैसे आप गेहूं के एक दाने को लेना, उस गेहूं के दाने को आप लोग तोड़ के देखना, यदि वो दो समान भागों में टूट रहा है, गेहूं का दाना या गेहूं का बीज जो है वो दो समान भागों में टूट रहा है, तब तो वो कौन सा होगा, डाइकॉट। अदरवाइज वो कैसा होगा, मोनोकॉट होगा। तो गेहूं, बाजरा, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब टूटते तो हैं, एक से दो भागों में तो टूट जाएंगे, लेकिन भाग उनके कैसे होंगे, असमान होंगे, समान नहीं होंगे, अलग अलग भाग होंगे। जैसे गेहूं का दलिया बनाते हैं, दलिये में सभी दाने क्या होंगे, समान होंगे या असमान, देखना घर पे, सभी कैसे होते हैं, असमान होते हैं। इसलिए गेहूं और ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब कैसे होते हैं, एक बीजपत्री में आते हैं, इनके दो समान भाग प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है,
तो ये बता रहे थे कि जब भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया होगी ना, तो उस दौरान क्या होता है कि एक बीजपत्री पादप जो होते हैं, एक बीजपत्री पादपों में चतुष्क निर्माण की जो क्रिया होगी ना, इनके अंदर क्या होता है, एक विभाजन मिलता है जिसको हम उत्तरोत्तर विभाजन के नाम से जानते हैं। उत्तरोत्तर विभाजन आपको कल भी बताया था वीडियो में कि आपको सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ाई गई है। सेल बायोलॉजी के अंदर 11th क्लास से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसका नाम है 10वां चैप्टर, कोशिका विभाजन नाम है उसका। कोशिका विभाजन, जिसमें समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, ये आपको नहीं पढ़ाए और ये आपको अब यहाँ परेशान करेंगे। जिन्होंने पढ़े हैं उनके समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा और जिन्होंने नहीं पढ़े उनको थोड़ी परेशानी होगी। सुनो कि दो प्रकार के इनमें विभाजन होते हैं, एक तो उत्तरोत्तर विभाजन और एक होता है युगपत विभाजन। दो प्रकार के विभाजन। जब भी मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा तो दो प्रकार के विभाजन होंगे, उत्तरोत्तर और युगपत विभाजन। उत्तरोत्तर विभाजन जो होता है ये ध्यान रखना हमेशा किनमें होगा, एक बीजपत्री पादपों में होता है। और युगपत विभाजन जो होगा ये हमेशा द्विबीजपत्री पादपों में होता है। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भी आप समझ गए होंगे, बीज से पहचान लेना। अब एक बीजपत्री पादप जो हैं, अब देखो उत्तरोत्तर और युगपत विभाजन है क्या। जिन बच्चों ने सेल डिवीजन पढ़ा था, कोशिका विभाजन वाला पाठ पढ़ा था, तो उसके अंदर आपने सबसे पहले 8वें नंबर का चैप्टर पढ़ा था कि पादप जो होते हैं, पादपों की जो कोशिका होती है, इस कोशिका के बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाती है। किन में? पादप कोशिकाओं में। अब हम यहाँ पुष्पों के बारे में पढ़ रहे हैं, पराग कोश के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब किसके भाग हैं? पादप कोशिका के। या ये किसके भाग हैं? सारे के सारे पादप के हैं। तो इनकी जो कोशिका होती है, चाहे वो नर युग्मक हो, चाहे वो मात्र कोशिका हो, चाहे वो लघु बीजाणु की भित्ति हो, कोई सी भी कोशिका हो, सब में क्या मिलेगी? सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाएगी, पादप की कोई भी कोशिका हो। अब सेल वॉल जो होती है ना, जब भी कोशिका विभाजन होता है तो एक तो ये कोशिका विभाजन होगा, जैसे एक कोशिका ये है और इसके बाहर क्या नाम है, ये क्या मिल रही है? कोशिका भित्ति। रेड मार्कर से जो बनाई है ये तो हो गई सेल वॉल, ठीक है। और जो ब्लैक मार्कर से है ये बता दी आपके लिए सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, जो कि सभी कोशिकाओं में पाई जाएगी, जंतु की हो या पादप की हो। ठीक है। अब क्या होता है कि एक बीजपत्री मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ये दो प्रकार का होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो एक बीजपत्री पादप जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जो होता है मियोसिस फर्स्ट के बाद में क्या होता है, जो कोशिकाएं बनती हैं, एक से दो कोशिकाएं बन रही है ना, तो इन कोशिकाओं के बाहर किसका निर्माण हो जाता है? कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। उत्तरोत्तर विभाजन में, उत्तरोत्तर प्रकार का जो विभाजन होगा, इनमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद ही किसका निर्माण हो जाएगा? कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। ये सेल वॉल यहां पे बन जाती है, सेल वॉल। लेकिन द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं, द्विबीजपत्री पादप, इन द्विबीजपत्री पादपों में क्या होगा, जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है
पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट हुआ और मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या हुआ, दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो गया, ये दो अगुणित कोशिकाएं बन गई। उसके बाद में फिर क्या हुआ, मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड के बाद में 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। तो 4 अगुणित कोशिकाएं जो बनी है ना, द्विबीजपत्री पादपों में यदि मियोसिस सेकंड, यदि नहीं है, द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें क्या होता है, सेकंड मियोसिस के दौरान या अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के पश्चात क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, या ये कोशिका भित्ति इन पे ये बन गई। जबकि एकबीजपत्री पादपों में क्या होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद ही किसका निर्माण हो जाएगा, सेल वाल का या कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। बस ये अंतर है। यदि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनी हुई कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का निर्माण हो तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तरोत्तर प्रकार का विभाजन बोलेंगे। और यदि मियोसिस सेकंड के बाद में, अर्थात मियोसिस के कंप्लीट होने के बाद में सेल वाल का निर्माण हो तो उसे क्या बोलेंगे, युगपत विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार का विभाजन हुआ, उत्तरोत्तर एंड युगपत विभाजन, दो प्रकार का विभाजन हुआ। और किस किस में मिलता है, उत्तरोत्तर मिलता है एकबीजपत्री में, अर्थात मोनोकोट के अंदर मिलेगा, जबकि युगपत विभाजन जो होगा ये किसके अंदर मिलेगा, डाइकोट के अंदर पाया जाता है, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो किसकी हो गई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो क्रिया कंप्लीट है। यहाँ पे एक बार फिर से देख रहे हैं हम लोग कि हमने त्रिविमीय काट देखी जिसमें हमें 4 लघु बीजाणु दानियां मिली द्विपालित परागकोश के अंदर। फिर हमने अनुप्रस्थ काट देखी, अनुप्रस्थ काट में हमारे लिए क्या मिला था, अनुप्रस्थ काट में हमारे लिए 4 लघु बीजाणु दानियां मिली, बाहर क्या दिखी हमें, भित्ति दिखी। इसके बाद में क्या था, एक लघु बीजाणु दानी की हमने संरचना देख ली, उसमें बाहर की ओर भित्ति अवस्था, ठीक है, एक लघु बीजाणु दानी की संरचना में बाहर की ओर भित्तियां देखी थी कि 3 इसमें भित्तियां मिल रही, सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस या क्यूटिकल मिल रहा था, और एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिडम वाला स्तर मिल रहा था, भीतर की ओर माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू मिल रहे थे। फिर हमने एक लघु बीजाणु दानी का निर्माण देखा है। निर्माण में हमने देखा था कि सबसे पहले एपिडर्मिस या क्यूटिकल, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, फिर आर्कीस्पोरियल सेल बनी, आर्कीस्पोरियल सेल में परिणत विभाजन हुआ, 2 प्रकार की क्या बनी, कोशिकाएं बनी, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी इनिशियल सेल, 2 प्रकार की कोशिकाएं बनी। पैराइटल सेल से किसका निर्माण हुआ, 3 प्रकार के भित्ति स्तरों का। इनिशियल सेल से किसका निर्माण हुआ, लघु बीजाणु जनन ऊतकों का, उनसे क्या बनी, मात्र कोशिकाएं, मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अगला है हमारे पास में लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्रिया कौन सी होती है, इसमें सुनना कि भित्तियों के अंदर, अर्थात टेपिटम के अंदर वाला जो भाग होता है, टेपिटम से अंदर के जो ऊतक या कोशिकाएं होती हैं उनका जो समूह होगा ना, उस समूह को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन ऊतक के नाम से जानते हैं। लघु बीजाणु जनन ऊतक, और लघु बीजाणु जनन ऊतक की कुछ कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि कर रही हैं, खाद्य पदार्थों का संचय कर रही हैं, विभाजन के लिए वो तैयार हो रही हैं। ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। और इनमें मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। प्रारंभ में ये चारों लघु बीजाणु जो होते हैं, ये चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड के नाम से जानते हैं। टेट्राड या इसको चतुष्क बोलते हैं। और जोड़ने वाली जो संरचना होती है चारों लघु बीजाणुओं के बीच में, वो होती है कैलोज नाम की शर्करा होती है, कैलोज शर्करा होती है। अब कैलोज शर्करा जैसे जैसे अपघटित होती है, जैसे जैसे समाप्त होती जाती है, ये चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो क्या होंगे, पृथक होते हुए जाते हैं। जब तक ये जुड़े हुए रहते हैं ना, तब तो ये लगभग आयताकार स्थिति में होंगे,
लेकिन जैसे ही ये पृथक होंगे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, गोल रूप में आ जाते हैं, तब इनको हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु बोल सकते हैं, या इनको हम पराग कण के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब इनमें देखो विभाजन जो होता है ना वो दो प्रकार से होता है कि यदि पादप एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री पादप है, तो उसमें फर्स्ट मियोसिस के दौरान, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो कोशिकाएं बन रही हैं, इन कोशिकाओं पे क्या होगा, भित्ति का निर्माण हो जाएगा। ऐसा जो विभाजन होगा उसको हम उत्तरोत्तर विभाजन के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि मान के चलना पादप द्विबीजपत्री है, तो द्विबीजपत्री में जब तक अर्धसूत्री विभाजन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाए, अर्थात सेकंड मियोसिस नहीं होगा जब तक, तब तक भित्ति का निर्माण नहीं होगा। तो इनमें क्या होता है कि द्विबीजपत्री पादपों में सेकंड मियोसिस के दौरान, फर्स्ट के दौरान नहीं, सेकंड मियोसिस के दौरान कोशिकाओं पर भित्ति का निर्माण होगा। ऐसा विभाजन जो होगा वो युगपत विभाजन कहलाएगा, जो कि किन में मिलता है, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। इनको ध्यान से सुनते चलना, एक एक स्टेप बाय स्टेप बाय हम चलने लग रहे हैं। अब इसके बाद में टाइम देखते हैं, अगला आता है कि ये लघु बीजाणु बन ही गए हमारे। ठीक है, अब लघु बीजाणु से क्या बन रहे हैं, पराग कण बन गए। अब ये पराग कण कहलाते हैं, पराग कण। अब पराग कण जब बन गए तो अगली वो आती है हमारा अगला स्टेप कि पराग कणों के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई पराग कण बने हैं तो उनकी संरचना भी तो देखेंगे। अब इनका नंबर आ गया, तो अगला पॉइंट आया है हमारा परागकण की संरचना। देखो परागकण होते क्या है, अब ये ध्यान रखना कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया के बाद में लघु बीजाणु बने थे, और लघु बीजाणु ही क्या कहला रहे हैं, परागकण कहला रहे हैं। और ये हमको पता है कि परागकण कैसे होते हैं, अगुणित अवस्था में होते हैं, अगुणित अवस्था में, और ये ही पादप के अंदर क्या कहलाएंगे, नर युग्मक कहलाएंगे। तो देखो जब भी लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, लघु बीजाणु जनन, तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया के दौरान लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और लघु बीजाणु ही आगे चल के क्या बन जाते हैं, पराग कण के रूप में बदल जाते हैं। पराग कण या पोलन के नाम से भी इसको जानते हैं। पराग कण जो होते हैं ना, ये एक कोशिकीय होते हैं। ध्यान से सुनना, एक कोशिकीय अगुणित संरचना होती है। परागकण एक कोशिकीय अगुणित संरचना होती है, जो कैसी होती है, लगभग गोल होती है, लगभग गोल संरचना होती है। ठीक है, अगुणित केंद्रक होता है। एक केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। केंद्रक भी कैसा होगा, एक केंद्रक की अवस्था होती है। और केंद्रक कैसा है, अगुणित केंद्रक है। ठीक है, तो परागकण जो होते हैं वो एक कोशिकीय संरचना होती है जो लगभग गोल होती है और एक केंद्रकीय व्यवस्था होती है। और ये कोशिका कैसी होगी, अगुणित होगी, या केंद्रक कैसा होगा, अगुणित केंद्रक होगा। सबसे बड़े आकार के परागकण जो होते हैं, सबसे बड़ा परागकण और सबसे छोटा परागकण, सबसे छोटा परागकण जो होता है वो होता है मायोसोटिस एल्फेस्टिस।
मायोसोटिस एल्फिस्टिस का होता है। जबकि सबसे बड़े आकार का या सबसे बड़ा परागकण जो होता है वो होता है मिराविलिस जलापा। मिराविलिस जलापा, इसको हिंदी में बोलते हैं गुलाबांस। वैसे नाम इसका होता है गुल ए बांस, और सीधा बोल देते हैं इसको गुलाबांस भी लिखा हुआ मिल जाएगा, एक ही नाम है ये। तो मिराविलिस जलापा आपको आनुवांशिकता वाले चैप्टर में भी आएगी। 5वां चैप्टर जो है वहां पे भी इसके प्रयोग हैं, कुछ जो आनुवांशिकता के संदर्भ में किए थे वो भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सबसे बड़ा जो परागकण होता है वो किसका होगा? मिराविलिस जलापा का होता है। और सबसे छोटे आकार का परागकण जो होता है वो होता है मायोसोटिस एल्फिस्टिस का होता है। ठीक है, मायोसोटिस एल्फिस्टिस का मिलेगा। अब परागकण की यदि हम संरचना देखें, परागकण का ध्यान रखना, परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद, ध्यान से सुन लेना, नर युग्मकोद्भिद, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण जो होते हैं नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका या प्रथम अवस्था के नाम से भी आ जाएगा। ये कंफ्यूज मत होना इसके अंदर कि ये पूछ ले कि मेल गैमेटोफाइट्स की प्रथम कोशिका, क्योंकि कोशिका तो एक ही होती है। ये केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए देते हैं इसको कि प्रथम कोशिका पूछ ली तो हमारा दिमाग लगेगा कि इसके अंदर काफी सारी कोशिकाएं होंगी। प्रथम शब्द जब दे देते हैं ना तो वो केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, जबकि मेल गैमेटोफाइट में एक ही कोशिका होगी। ठीक है, दूसरी यदि बन रही है तो वो आवासीय रूप में होती है, कोई स्थिर अवस्था नहीं होती है, उसके बारे में बताएंगे। तो केवल कोशिका आ जाए या अवस्था आ जाए या प्रथम कोशिका आ जाए या प्रथम अवस्था आ जाए, एक ही बात है ये। ठीक, कौन सी होगी? परागकण होते हैं। अब परागकण जो होते हैं ना, इनकी यदि हम संरचना को देखें तो एक डायग्राम बना रहे हैं इसका, चलो यही बना दें। देखो, एक परागकण की यदि हम संरचना देखें तो परागकण लगभग कैसी अवस्था में होते हैं? लगभग गोल अवस्था में होते हैं। और एक परागकण के ऊपर दो भाग या दो आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाहर का जो आवरण होता है इसको हम एक्साइन के नाम से जानते हैं। एक्साइन जो होता है सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी होगा। और ये आवरण कैसा होगा? मोटा। ये आवरण जो होता है एक्साइन जो है ये मोटा रहेगा, मोटा आवरण। और कैसा होगा? अलंकृत होगा, खुरदरा होगा और अलंकृत। अलंकृत का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, कांटे जैसा होगा। सबसे बाहरी भाग होगा, मोटा होगा, ठीक है, खुरदरा होता है और अलंकृत होता है। ये अलंकृत होगा। इस पे क्या होता है? इस एक्साइन के ऊपर
इस एक्साइन के ऊपर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम स्पोरोपोलेरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पदार्थ पाया जाएगा जिसको हम स्पोरोपोलेरिन के नाम से जानते हैं। ये नाम ध्यान रख लेना, स्पोरोपोलेरिन। ठीक है, स्पोरो एक्साइन जो होता है, आंख बंद करके अपने दिमाग में इस नाम को बैठा लेना कि एक्साइन के ऊपर किसका, एक्साइन के ऊपर कौन सा पदार्थ मिलेगा, स्पोरोपोलेरिन पाया जाता है। और स्पोरोपोलेरिन जो होता है ना, ये कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारी, कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इस स्पोरोपोलेरिन के कारण देखो क्या होता है, या तो ये पूछ सकते हैं स्पोरोपोलेरिन का महत्व बताइए या स्पोरोपोलेरिन के कार्य क्या होते हैं। तो इसके देखो कई सारे कार्य हैं। पहला कि ये क्या करता है, पराग कणों को गहरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, पहला काम पराग कणों को गहरा रंग प्रदान करेगा। दूसरा, पराग कणों की क्या करता है, सुरक्षा का काम करेगा। स्पोरोपोलेरिन जो होता है पराग कणों की सुरक्षा करेगा। तीसरा काम इसका क्या है कि ये इनका जैविक व भौतिक अपघटन को रोकता है। ठीक है, स्पोरोपोलेरिन के कारण जी इसका पराग कणों का जैविक और भौतिक अपघटन नहीं हो पाता, अर्थात ये कैसे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अगला कि इनको क्या करता है, ये जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रखता है, जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रखता है। ठीक है, अब जीवाश्म क्या होते हैं कि यदि कोई जीव मर जाए तो कई सालों बाद जब उसके अवशेष मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, जीवाश्म के नाम से जानते हैं। तो स्पोरोपोलेरिन के काम क्या हो गए कि एक तो ये रंग प्रदान करेगा, गहरा रंग प्रदान करता है। दूसरा, इनकी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। पराग कणों का जैविक व भौतिक अपघटन होने से रोकता है और पराग कणों को लंबे समय तक क्या रखेगा, जीवाश्म के रूप में इनको क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। अगला काम कि ये पराग कणों को प्रतिरक्षा या प्रतिजैविक के रूप में काम करता है। पराग कणों की प्रतिरक्षा का काम करेगा, अर्थात ये प्रतिजैविक के रूप में भी कार्य करेगा। और एक कार्य और ध्यान रख लेना कि ये क्या करता है, यूवी रेज जो होती हैं, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट या परावैंगनी किरणें जो होती हैं, यूवी रेज से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। अब इसी के ऊपर देखो एक क्वेश्चन ये बनता है, ये वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ये पता नहीं कौन सी साल में है पर पूछा गया है कि पराग कणों का उपयोग, ध्यान से सुनना सभी, कि पराग कण जो होते हैं, इन पराग कणों का उपयोग क्रीम बनाने में किया जाता है। जो फेस क्रीम होती है ना, उन्हें बनाने में पराग कणों का उपयोग किया जाता है। पराग कणों का उपयोग किया जाता है, क्यों, इसका रीजन क्या है? क्योंकि परागकण जो होते हैं, पराग कणों पे पाया जाने वाला स्पोरोपोलेरिन जो होता है, वो यूवी रे से क्या करेगा, सुरक्षा। और क्रीम या सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं, उनका ज़्यादातर प्रयोग कहाँ करते हैं, चेहरे पे करते हैं। तो चेहरे पे क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं, उन यूवी रेजों से क्या मिलती है, चेहरे की, हमारी त्वचा को सुरक्षा मिलती है। कई आपने टीवी में कई ऐसे ऐड देखे होंगे जो क्रीम के, जो सनस्क्रीन क्रीम होती है ना, सनस्क्रीन की क्रीम होती हैं, उन्हें बनाने में करते हैं कि त्वचा होती है और यहाँ से सूर्य की किरण आई और यहाँ से परावर्तित होकर वो वापस चली गई, त्वचा से टकरा के। कई सारे ऐसे भ्रामक प्रचार आ रहे हैं टीवी के अंदर। ठीक है, जो क्रीमों के बारे में बताते हैं कि सूर्य से किरण आ रही है, यूवी रे हमारी त्वचा से टकरा के और वापस चली गई। इस क्रीम के अंदर
इन परावैंगनिक किरणों को परिवर्तित करने की जो क्षमता है वो किसके कारण होती है? स्पोरोपोलिन के कारण होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, 1 नंबर में पूछा था कि क्यों इनका प्रयोग, परागकणों का उपयोग क्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि इनमें पाया जाने वाला स्पोरोपोलिन जो होता है वो यूवी रेज को परावर्तित करने का काम करता है। और सीधी सी बात है, यूवी रेज जब परावर्तित होंगी तो हमारे त्वचा की क्या होगी? उससे सुरक्षा होगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया, कौन सा? एक्साइन। दूसरा एंटाइन वाला भाग, यहां लिख रहा हूं दूसरा, एंटाइन। देखो एंटाइन क्या होता है कि एक्साइन के अंदर वाला जो भाग होता है, एक्साइन के अंदर वाला, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? एंटाइन। ये क्या होता है? आंतरिक स्तर होता है। आंतरिक स्तर होता है जो कैसा होता है? पतला होता है, कोमल होता है, और ये पेक्टोसेल्यूलोज अर्थात सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। पेक्टोसेल्यूलोज का बना हुआ होता है, नरम होता है, मुलायम होता है, ठीक है, और पतला स्तर होता है, पेक्टोसेल्यूलोज का बना हुआ मिलेगा। अगली बात, इस भाग में क्या होता है? देखो कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पे स्पोरोपोलिन का इसका जमाव नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्पोरोपोलिन जमा है, ठीक है, इन भागों में। लेकिन ये वाले भाग कुछ ऐसे हैं, ये 1 2 3 ये वाले, यहाँ पे स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थान जो होते हैं ना, इनको हम जर्म पोर के नाम से जानते हैं, जर्म पोर, या इनको जनन छिद्र के नाम से जानते हैं, जनन छिद्र। अब जनन छिद्र की संख्या जो होती है, अभी बताया था कि यदि मान के चलना पादप एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री के अंदर जनन छिद्र या जर्मपोर की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। और यदि पादप द्विबीजपत्री है तो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर इनकी संख्या कितनी होगी? जनन छिद्रों की 3 होगी। ध्यान रखना ये कि यदि पादप कैसा है? एक बीजपत्री, तो एक बीजपत्री जनन छिद्र हैं क्या? पहले तो ये देखना है। जनन छिद्र एंटाइन के वे भाग, एंटाइन को हिंदी में बोलते हैं अंतःचोल, एंटाइन के वे भाग जिन पे स्पोरोपोलिन का आवरण नहीं होता है, वही भाग कौन से कहलाते हैं? जनन छिद्र कहलाते हैं, जर्मपोर कहलाते हैं। और जर्मपोर जो होते हैं इनकी संख्या द्विबीजपत्री पादपों के अंदर 3 होती है, द्विबीज के अंदर 3, और एक बीजपत्री पादपों में इनकी संख्या 1 होती है। ठीक है, आगे चल के इनका रोल बहुत ज्यादा आएगा जनन छिद्रों का। जब हम निषेचन प्रक्रिया पढ़ेंगे, स्थानांतरण पढ़ेंगे, तब इनका रोल आएगा जनन छिद्रों का। अब एक बार फिर से देख लेना, हम लोग देख रहे थे परागकण की संरचना। परागकण की संरचना फिर से देख रहे हैं कि लघु बीजाणु जनन ऊतक जो होते हैं, इनसे किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। और लघु बीजाणु ही क्या कहला रहे हैं? परागकण कहला रहे हैं। परागकण कैसे होते हैं? एक कोशिकीय अगुणित संरचना होती है, एक केंद्रकीय संरचना होगी, और लगभग कैसी होगी? गोल होगी ये। और परागकण जो होते हैं ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका या नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था होती है। ठीक है, और सबसे बड़े आकार के जो परागकण होते हैं वो किसके होते हैं? मिराविलिस जलापा। यदि बाई चांस ये मान के चलना, पेपर में आपसे पूछ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, सबसे बड़े आकार के परागकण कौन से हैं, और वहां आपने लिख दिया मिराविलिस जलापा के हैं। ठीक है, मिराविलिस जलापा के मान लिख के आ गए आप लोग। लेकिन यदि नाम के नीचे अंडरलाइन नहीं करके आए आप लोग, तो आपका नाम सही होते हुए भी क्या होगा? गलत होगा। ध्यान रखना, ये लास्ट ईयर पढ़े भी होंगे, कोई भी बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम हम लिखेंगे तो उनके नाम के नीचे अंडरलाइन जरूरी है। दूसरा, सबसे छोटे आकार के परागकण कौन से होते हैं? मायोसोटिस एल्फेस्टिस के होंगे।
मायोसिटिस एल्फिस्टिस के होते हैं, जो एक जलीय पादप होता है। परागकण की संरचना देखें तो लगभग इस प्रकार की दिखाई देती है, लगभग गोल संरचना इसकी दिखाई देगी, जिसमें बाहर की ओर क्या मिलता है, एक्साइन पाया जाता है। एक्साइन जो होता है वो मोटा और खुरदरा और अलंकृत मतलब कांटेदार होता है, जिसमें क्या मिलता है, स्पोरोपोलिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। स्पोरोपोलिन का निर्माण जो होता है ना वो कैरोटीनॉइड से होता है, और कैरोटीनॉइड क्या होता है, वर्णक होता है, जो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर, ध्यान से सुनना, 11th क्लास के अंदर प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तब तो आपको कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल वर्णक के बारे में मालूम होगा। पादप में वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल होता है, ज़ैंथोफिल होगा, कैरोटीनॉइड होगा, उनके बारे में 11th क्लास में डिटेल से दे रखा है। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड के ये क्या होते हैं, ऑक्सीकारी बहुलक होते हैं। इसका काम क्या होता है, पराग कणों को गहरा रंग प्रदान करना। अब खेरली क्षेत्र की बता रहा हूं मैं, खेरली क्षेत्र में कई जगह आपके लिए प्रकाश संश्लेषण श्वसन ये पाठ तो आपके लिए पढ़ाए नहीं है, ये नहीं पढ़ाए। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं ना वो बेशक सुन लेना कि लास्ट ईयर 11th में 4th और 5th यूनिट जो हैं वो आपकी नीट वालों को बता रहा हूँ, जहाँ बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो उन्हीं 2 यूनिट में से आएंगे, और ये 2 यूनिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 90 में से लगभग 35 का लगभग 40% वेटेज जो है बायोलॉजी का वो 2 यूनिट का ही है 11th क्लास की, और वो आपके लिए पढ़ाई नहीं है। तो ये स्पोरोपोलिन के क्या हो गए, कार्य हो गए कि स्पोरोपोलिन के ये कार्य हैं सारे, कि रंग प्रदान करेगा, जैविक व भौतिक अपघटन होने से रोकता है, सुरक्षा का काम करेगा, जीवाश्म के रूप में पराग कणों को सुरक्षित रखेंगे, प्रतिरक्षा या प्रतिजैविक की भांति ये क्या करेगा, कार्य करेगा, और यूवी रेज या पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करेगा। इसलिए इनका उपयोग जो होता है वो सौंदर्य प्रसाधन या क्रीम बनाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है इंटाइन, ये अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला ये जो भाग है इनको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन या अंतः चोल के नाम से या अंतः आवरण के नाम से जानते हैं। जो कैसा होता है, आंतरिक स्तर होगा, पतला होगा, कोमल होगा। ठीक है, और ये किसका बना हुआ होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ होता है। अब इसमें क्या है, कुछ स्थल ऐसे होते हैं इंटाइन के अंदर जहां पे स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता है, और स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता है ऐसे स्थान जो होते हैं वो कहलाते हैं जर्म पोर, या इनको हम जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। और जनन छिद्र जो हैं इनकी संख्या द्विबीजपत्री पादपों में 1 होती है, और एकबीजपत्री पादपों में इनकी संख्या 1 होती है, और द्विबीजपत्री पादपों में जनन छिद्रों की संख्या 3 होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, और इसमें क्या होता है, अगुणित केंद्रक होता है। ठीक, अब इस संरचना को आपको अपने दिमाग में याद रखना कि इसमें क्या है, एक केंद्रक है बस, और ये केंद्रक कैसा है, अगुणित केंद्रक है, क्योंकि अब हम यहाँ से आगे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी परागकण की संरचना हो गई। तो यहाँ तक शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों की भी समझ में नहीं आया है या इसमें से कोई पॉइंट ऐसे हों जो आपके समझ में नहीं बैठे हों, वो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बता देना, क्योंकि यदि आपके कमेंट्स आएंगे तो इसका मतलब आपको परेशानी आ रही है, और यदि कमेंट्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब कोई परेशानी नहीं है। जिनको दोबारा या फिर से समझना है वो कमेंट्स करके बता देना। पिछले चैप्टर का भी यदि कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपके समझ में नहीं आया हो उसके बारे में भी बता दिया करो। ठीक है, और संभवतया शायद सैटरडे को फर्स्ट चैप्टर जो आपका कंप्लीट हुआ है ना, फर्स्ट चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। उसका क्या प्रोसीजर होगा वो ध्यान से सुनना, कि यहाँ आपके लिए क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, बोर्ड पे आपके लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट होगा सैटरडे के दिन आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी कॉपी में या एक पेज में लिख के, और उनको आपको ये जो नंबर चल रहे हैं आपके स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं
इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप ये सेंड कर देना है, ठीक है। और सेंड करने के बाद में उसमें ना अपना नाम जरूर लिखना, ऊपर अपना नाम और अपनी क्लास, ठीक है, सभी। और सेंड करने के बाद में आपको मंडे के दिन आपकी रिपोर्ट मालूम चल जाएगी कि आप कितना लिख के आए हो उसके अंदर। लेकिन ये आपको क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपको ईमानदारी से करने हैं, चाहे आपके नंबर उसमें चाहे 0 आए, चाहे 1 आए, ज़्यादा आए, कोई आए, ये आपको ओपन नहीं होगी, केवल आप तक ही सीमित रहेगा। ईमानदारी से करेंगे तो आपको भी पता चलेगा आप लोग कितना सीखे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना याद कर रहे हो। क्योंकि टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके मूल्यांकन नहीं होंगे हमें भी पता नहीं चलेगा आपका कितना मतलब कोर्स जो है वो आपके दिमाग में है, कितना आपके दिमाग से बाहर है, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ना, समझना, नहीं आए हो समझ में तो दोबारा से आप लोग पूछ लेना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।